हेलो दोस्तों, आज हम आपको सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। और इसमें आपको पहले जो वीडियो बताए थे उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हम लोग मोलालिटी तक पढ़े थे। अब मोलालिटी के बाद जो भी टॉपिक रह गया था उसको आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलिए, उसके बाद पूरा फार्मूला जब खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर और हम देंगे जिसमें सभी फार्मूला पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आज देखते हैं, जहां तक फार्मूला बचा हुआ उसको पूरा खत्म करते हैं। उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज फार्मूला को फिनिश करेंगे। तो चलिए फार्मूला को फिनिश करते हैं। हम लोग मोलालिटी के बाद पढ़ने वाले हैं। मोलालिटी हो गया था, उसके बाद मोलारिटी था हम लोग को। मोलारिटी तो चलिए, मोलारिटी हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे मोलारिटी। मोलारिटी थोड़ा और इससे मिटा कर, मोलारिटी बढ़िया से नहीं लिखा है जी। मोलारिटी, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता क्या होता है तो सुनिएगा। मोलरता जो होता है, मोलालिटी जो था वह 1 किलोग्राम विलायक में था। जितना विलय के मोलों की संख्या उपस्थित, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिजॉल्व 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं, उस विलयन को। लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें भी नंबर ऑफ मोल होगा, लेकिन यहाँ बोलेंगे 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter या 1 liter of the solution is known as molarity of the solution। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो the number of mole of solute, the number of mole of solute the number of mole of solute dissolve in 1 liter of the solution is known as molarity of the solution। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में लिख देते हैं फिर से। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या बिलियन का मोलरता कहलाता। चलिए अब इसके फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मोलारिटी यानी मोलरता इक्वल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोल की संख्या
विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन का आयतन, नीचे में लिख देंगे बिलियन का आयतन, आयतन किसमें, इन लीटर। अगर आप लीटर में ना हो तो क्या करेंगे, तो चलिए एक बार देख लीजिए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, यानी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अब इसको हम लोग लीटर से एमएल में कन्वर्ट करके फॉर्मूला एक बनाएंगे। तो चलिए पहले लीटर अगर ना हो एमएल में हो तो क्या करेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला और बनाएंगे हम लोग कि मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में रहा तब हम लोग क्या करेंगे, तो ml में रहेगा तो उसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो बोलिए एक फॉर्मूला बन जाएगा मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बट्टा में, यानी 1000 होगा गुना में, बट्टा में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब ये आपको फॉर्मूला बन गया है कि लीटर में रहेगा तो फॉर्मूला में 1000 से गुना नहीं रहेगा, अगर ml में रहेगा तो फॉर्मूला में 1000 से गुना होगा। अब इसको हम लोग शॉर्टकट कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, छोटा इसको वैल्यू मानकर कर लेते हैं। तो चलिए मोलारिटी को कैपिटल M से सूचित करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Na से सूचित किए। पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि Na से किसको डिनोट किया गया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से डिनोट करते हैं। अगर ml में है तो आपका फॉर्मूला में कितना से गुना होगा, 1000 से गुना होगा। तो एक आपका ही फॉर्मूला बन गया, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा, ये ना लिख देते हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब इसको क्या करेंगे कि M बराबर Na बराबर एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए कि मोल जो होता है नंबर ऑफ मोल वो WA अपॉन Ma होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब गुने 1000, यानी ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे इसलिए हो गया कि Na बराबर WA बट्टा में Ma होता है, ये हम आपको बताए हैं कि Na बराबर क्या होता है, WA बट्टा Ma होता है। अब इसमें सबके बारे में बोल देते हैं। M क्या है, तो मोलारिटी है। M क्या है, आपका मोलारिटी है। M क्या है, तो मोलारिटी है, मोलारिटी है। Na क्या है, Na क्या है, तो Na आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल है। V क्या है, तो V आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या WA क्या है, तो WA मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है। Ma क्या है, तो Ma आपका मोलेक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलेक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और V लिखा हुआ है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से आप नॉर्मल मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके थोड़ा सा और हम जिक्र कर ले कि मोलारिटी जो होता है उसका यूनिट कैलकुलेट हम लोग करेंगे, यानी यूनिट ऑफ मोलारिटी, यानी मोलरता का इकाई, मोलरता का
इकाई। तो मोलरता का इकाई क्या होता है, तो आप लोग अभी निकाल कर देख सकते हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल था, तो मोल हो जाएगा ऊपर में, नंबर ऑफ मोल था तो ऊपर में क्या लिखेंगे, मोल। तो मोल लिख दिए, अपॉन नीचे में आयतन था तो लीटर था आयतन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं और में मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर बराबर आप याद रखेंगे DMQ होता है। इसको मतलब हम बता दें आपको कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो क्यूबिक डेसीमीटर पढ़िएगा, डेसीमीटर पढ़िएगा। यानी अब हम एक और यूनिट लिख सकते हैं इसके यूज करने के बाद कि मोल प्रति DMQ, या लिख सकते हैं मोल DM इनवर्स -3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एक और यूनिट बना सकते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है सबको ही पता होता है मोल पर लीटर, लेकिन ऐसे भी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको पहचानना है कि 1 लीटर में इतना क्यूबिक डेसीमीटर होता है। चलिए, तो यूनिट की बात हो गया। अब याद रखना कि मोलरता जो होता है, मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है। आपको याद रखना कि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, यानी मोलारिटी ताप पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि यह आयतन से संबंधित होता है, वॉल्यूम से संबंधित होता है। तो मोलारिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आगे की अगर बात करें अब थोड़ा सा, तो अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि अगर मोलारिटी, पॉइंट है, नोट पॉइंट, अगर मोलारिटी 1 आता है तो उसको हम लोग मोलर सॉल्यूशन करते हैं, अगर मोलारिटी 1/10 आता है या m/10 आता है तो उसको डेसी मोलर सॉल्यूशन करते हैं, अगर मोलारिटी 1/100 आती है तो m/अगर 100 भी लिख सकते इस तरह से, तो उसको सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे, तो चलिए, मोलारिटी का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। हम लोग अब एक और बच गया नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, और एक फॉर्मेलिटी का है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो चलिए, नॉर्मलिटी थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, उसमें कुछ और भी चीजें सीखना है, तो चलिए नॉर्मलिटी शुरू करते हैं हम लोग। तो नॉर्मलिटी को शुरू करते हैं, हेडिंग देंगे हम लोग नॉर्मलिटी। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको सूचित करते हैं कैपिटल एन से, और हिंदी में बोलते हैं सामान्यता। क्या बोलते हैं? सामान्यता। अब इस नॉर्मलिटी को डिफाइन किया जाए अगर, तो इसमें मोलालिटी और मोलारिटी से डिफरेंट होता है। इसमें नंबर ऑफ मोल की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता पड़ता है, यानी इक्विवेलेंट जिसको हिंदी में तुल्यांकी भार कहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीखना क्या है कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, नॉर्मलिटी का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट in
1 liter present of the solution यानी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution is known as normality of the solution यानी आपको कह रहा है कि 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को बिलियन का सामान्यता कहलाता है, नॉर्मलिटी कहलाता है, सामान्यता कहलाता है। यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को बिलियन के सामान्यता कहलाता है। The number of gram equivalent of solute 1 liter present of the solution is known as normality of the solution। अब इसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अब नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो नॉर्मलिटी जो होता है फार्मूला वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल की जरूरत नहीं, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें, लीटर में। यानी विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको बनता है कि हम लोग आयतन तो समझ रहे हैं निकालने के लिए, आयतन दिया भी रहेगा तो पता चल जाएगा, आयतन नहीं भी दिया रहेगा तो डेंसिटी दिया रहेगा तो आयतन निकाल लेंगे। लेकिन बात है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, यही आपको सीखना है। तो बहुत इजी है, हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी विलय का द्रव्यमान या विलय का भार जो भी कहो बट्टा में तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर एक आपको बात आ गया कि मास तो समझ रहे हैं कि निकाल दिया हुआ रहेगा, लेकिन तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो आप एक बात हमारी सुनिएगा, कुछ समय के लिए भी नॉर्मलिटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकालने आ जाएगा तो बताइए इक्विवेलेंट वेट सीख लेंगे निकालने के लिए, तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। कैसे, तो मास ऑफ सॉल्यूट में अगर तुल्यांकी भार से भाग देंगे तो हमको निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी। लेकिन सीखना क्या है हम लोग को कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इक्वेशन में नहीं दिया रहता है, तो इसको सीखना है तुल्यांकी भार निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तुल्यांकी भार सीख लेंगे, और तुल्यांकी भार सीख लेंगे तो एकदम आसान पड़ेगा नॉर्मलिटी निकालना। तो सबसे पहले हम लोग तुल्यांकी भार सीखेंगे निकालने के लिए। क्या सीखेंगे, तुल्यांकी भार सीखेंगे। इसका हिंदी तो आप जान रहे हैं कि विलय
का ग्राम तुल्यांक की संख्या अब बट्टा में बिलियन का आयतन। समझ रहे हैं, बिलियन के ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टा बिलियन का आयतन। हिंदी लिख दिए इसको। चलिए तो हम लोग अब तुल्यांकी भार सीखते हैं निकालने के लिए कि सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालेंगे ऐसे। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हम लोग के कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए संक्षेप में आप इसको याद रखेंगे। इक्यूडब्ल्यूटी एकरा पढ़िएगा, इक्विवेलेंट वेट। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार पढ़ते हैं इसको हिंदी में। अब इस तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा तो सुनिएगा। इसमें 3 या 4 फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। तत्वों के लिए, एलिमेंट्स के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट यानी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, बहुत। क्या ऐसे निकलेगा, तो आपको याद रखना है कि परमाणु भार एटॉमिक मास में भाग दे देना वैलेंसी से यानी संयोजकता से। इतना करना बस। यानी परमाणु भार में अगर संयोजकता से भाग देंगे तो तत्व का तुल्यांकी भार निकलेगा। जैसे एग्जांपल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा छोटा। जैसे मान लीजिए हमसे कोई बोला कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करें। तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 27 होता है। और इसका वैलेंसी कितना होता है, तो 3 होता है वैलेंसी। तो 3 से काटेंगे 9 बार, यानी 9 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। यानी ये आंसर हो गया इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह अगर मान लीजिए हमसे मैग्नीशियम या पोटासियम का पूछ देता है, पोटासियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो बताइए कोटासियम का एटॉमिक मास 39 होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो इतना ही रह जाएगा 39। कोई दिक्कत? अगर हमसे कोई पूछा कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए बोलिए कितना होगा मैग्नीशियम का, 24 अपॉन वैलेंसी होता है 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, लीजिए निकाल देते हैं। सोडियम का इक्विवेलेंट, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, वैलेंसी 1 होता है, तो आंसर 23 होगा। इस तरह से तत्व का, किसी भी तत्व का इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एसिड का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए एसिड का तुल्यांकी भार सीखते हैं। यानी दूसरा फार्मूला आप लोग होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोलर मास ऑफ एसिड, यानी अम्ल का मोलर द्रव्यमान। अम्ल का कौन द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब बट्टा में बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी अम्ल का क्षारकता। अम्ल का क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालना है। तो अम्ल का मोलर मास तो निकाल लीजिए, एटॉमिक मास याद रहेगा तो जो मोलिक्यूलर मास निकालते हैं वही मोलर मास के रूप में निकाल लेना है। बेसिसिटी ऑफ एसिड कैलकुलेट करने के लिए आपको सीखना है। तो देखिए बहुत आसान है, एसिड से बेसिसिटी ऑफ एसिड कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले बताइए कि HCl में कितना H प्लस बनेगा, तो H प्लस 1 बनेगा तो बेसिसिटी ऑफ एसिड 1 होगा। H2SO4 में कितना H प्लस बनेगा, 2 बनेगा तो 2 होगा इसका।
अगर आप पूछे HNO3 में कितना बनेगा तो एगो H प्लस बनेगा, यानी जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा वही बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है। किसी भी एसिड का जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा उसी को आप बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेंगे। अब बताइए अगर हम पूछे HF का तो 1 होगा, HBr का तो 1 होगा, अगर पूछे H3PO4 का तो 1 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, 3 होगा। अगर हम पूछे HCOOH का तो इसका वह 1 होगा। कहेगा कि देखिए इधर तो आप जितना H था उतना लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो COOH होता है सिर्फ, और COOH में कितना H है, 1 है, इसलिए होगा 1। CH3COOH, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 ही होगा आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब इसमें किसी क्वेश्चन को ले लीजिए, मान लीजिए हमसे कोई पूछा कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करेंगे, तो मोलर मास निकालेंगे, तो इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन के एक एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 64 आ जाएगा अपॉन। अब अगर बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना है H2SO4 का, तो 2 हाइड्रोजन आयन बनने वाला है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको टोटल जोड़िएगा तो 98 होगा, और 2 से डिवाइड करिएगा तो 49 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कोई भी एसिड का। मान लीजिए एक और एसिड ले लेते हैं, HCl का निकालना है, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो बहुत सिंपल है। HCl का पहले मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, तो 1 प्लस 35.5 अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड 1 होगा, तो हो जाएगा 36.5 हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो एसिड हो गया, अब आते हैं हम लोग बेस पर। बेस तीसरा फॉर्मूला बनेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, यानी क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस एसिड जैसा ही चलना है। तो मोलर मास ऑफ बेस अपॉन, यानी मोलर किसको बोल सकते हैं हिंदी में कि क्षार का मोलर द्रव्यमान। क्षार का मोलर द्रव्यमान बट्टा में आप याद रखना एसिडिटी ऑफ बेस, यानी क्षार का अम्लीयता। तो चलिए एसिडिटी ऑफ बेस कैसे निकालते हैं, तो किसी भी क्षार का किसी भी बेस का एसिडिटी ऑफ बेस कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत सिंपल है। AlOH में कितना हाइड्रोक्सी आयन होगा, हाइड्रोक्सी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन को ही एसिडिटी ऑफ बेस कहेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन कितना होगा, 1 होगा। अगर आप पूछे NaOH में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन कितना होगा, तो 1 होगा। नंबर हाइड्रोक्सी आयन समझ रहे हैं, OH माइनस को बोल रहे हैं, जैसे NaOH है तो इसको जब तोड़ेंगे तो सोडियम प्लस और OH क्या होगा, माइनस। उसी तरह से आप बताइए MgOH के हॉल 2 में बताइए कितना, तो OH आयन कितना मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी आयन 2 मिलेगा, तो 2 होगा। अगर आप पूछे AlOH के हॉल 3 कितना मिलेगा, 3। अगर आप पूछे NH4OH कितना मिलेगा, 1। तो इस तरह से किसी का भी एसिडिटी ऑफ बेस निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए हमसे कोई पूछा NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलर मास, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा, वैलेंसी 1 थी, वैलेंसी बोल रहे हैं। क्षार की अम्लीयता एसिडिटी ऑफ बेस कितना है, 1, तो ऐड कर दीजिए, तो 16 17 3 20 20 40 बटा 1 कितना होगा, 40 आंसर हो जाएगा। इस तरह से किसी भी बेस का निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा,
तो मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का 32 प्लस 2 अपॉन कितना, एसिडिटी ऑफ बेस है 2 है, तो जोड़ दीजिए 24 से और 2 26, 26 से 2 28, 28 और 30, 28 और 30 हो गया 58, तो 58 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 29, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका 29 आंसर आ जाएगा। तो आप क्षार का पढ़ ली। अब एक लवण का है, चौथा लवण का बता देते हैं, सॉल्ट का। तो चौथा फॉर्मूला हम लोग के पढ़ेंगे इक्वावेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्वावेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, यानी लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार। तो लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉल्यूट नहीं यहाँ पर है सॉल्ट, यानी लवण का मोलर द्रव्यमान अपॉन। अब बताइए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है एसिडिटी और एसिड वाला और बेस वाला फॉर्मूला से। इसमें याद रखना है कि सक्रिय तत्व की संख्या गुने संयोजकता, ये क्या होता है तो बताएंगे अभी क्या होता है, यानी नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, इसका इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंसी। अब जैसे एक सॉल्ट ले लेते हैं, एक उदाहरण के लिए NaCl सॉल्ट है, तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। तो सोडियम का 23 होता है प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। अब सक्रिय एलिमेंट्स क्या है, मेटल को बोलेंगे, तो मेटल की संख्या इसमें कितना है, 1 है, और इसी मेटल का वैलेंसी आपको यूज करना है, तो कितना 1, तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 58.5, यानी इसका आंसर हो गया 58.5, 58.5। इस तरह से निकल जाएगा, किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो ये हुआ आपका, क्या हम लोग चीज सीखे अभी, तुल्यांकी भार सीखे, इक्विवेलेंट वेट सीखे। अब हम आते हैं वहां फार्मूला पे जो नॉर्मलिटी का फार्मूला पढ़ाए थे आपको, नॉर्मलिटी का फार्मूला जो पढ़ाए थे, नॉर्मलिटी का यहाँ था, नॉर्मलिटी का फार्मूला। अब देखिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये जो फार्मूला था ये नॉर्मलिटी वाला, इस नॉर्मलिटी को, इस फार्मूला को हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम इधर स्पेस लेकर इसको बता रहे हैं कि नॉर्मलिटी को शॉर्टकट फार्मूला कैसे, सिंपल फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलिटी को किससे सूचित करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करते हैं WS से। और इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसी का, तो इक्विवेलेंट वेट को WT से डिनोट कर लेते हैं, यानी तुल्यांकी भार तो इसी के निकालने के लिए, तो तुल्यांकी भार और W हो गया मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से, अगर ml में है तो फार्मूला में कितना से गुना हो जाएगा, 1000 से। अब यही फार्मूला से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, एकदम आसान आपको रहेगा। अब देखिए इसमें कौन क्या है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। एन क्या है, तो नॉर्मलिटी होगा, नॉर्मलिटी होगा। WA क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये आपको समझ ही रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है, सॉल्ट का भी हो सकता है। और V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप किसी चीज का नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्रिएट कर लिए। अब इसी पे न्यूमेरिकल हम लोग एकदम आसान पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तब। अब इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि n बराबर WA बट्टा AQ वेट गुने V
ml में रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, ml में नहीं रहेगा 1000 से गुना नहीं करेंगे। W क्या रहेगा तो मास ऑफ सॉलिड रहेगा, EQ क्या रहेगा तो उसी सॉलिड का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, N जो होगा नॉर्मेलिटी होगा, V जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा परिभाषा फॉर्मेलिटी का। तो चलिए फॉर्मेलिटी का हम लोग परिभाषा एक पढ़ लेते हैं, इधर साइड में इसको कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी का परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या होता है सुनिएगा। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को हिंदी में बोलते हैं फॉर्मूलता। फॉर्मूलता, फॉर्मूलता, फॉर्मूलता को डिनोट करते हैं हम लोग F से, इससे F से। इसको डिफाइन कर रहे हैं, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर पर लीटर, पर लीटर, पर लीटर, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन is known as, is known as, is known as formality, formality for use, for use generally, generally for use generally ionic compound, ionic compound of solution, of solution। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, उपस्थित फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड, यहाँ देखिए फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड याद रखें। विलय का, विलय का सूत्रभार, सूत्रभार 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का सूत्रभार फॉर्मेलिटी कहलाता है, फॉर्मेलिटी कहलाता है, कहलाता है, फॉर्मेलिटी कहलाता है। इसका उपयोग, इसका उपयोग सामान्यतः, सामान्यतः आयनिक यौगिक विलयन के लिए होता है, आयनिक यौगिक विलयन के लिए होता है, आयनिक यौगिक विलयन के लिए होता है, विलयन के लिए होता है। यानी सबसे बड़ा बात इसमें याद रखना कि फॉर्मेलिटी जो यूज होता है वो किस प्रकार विलयन के लिए यूज होता है, तो आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। आयनिक विलयन के लिए यूज होता है, आयनिक यौगिक का जो विलयन होता है उसी पे फॉर्मेलिटी निकलता है। तो चलिए एक फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला सिंपल एक बना लेते हैं। इसका फार्मूला होगा कि फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इक्वल फार्मूला मास ऑफ, फार्मूला मास ऑफ सॉलिड अपॉन, नहीं ऊपर होगा, एक सेकेंड, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड अपॉन फार्मूला मास, फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फार्मूला आपको रहेगा फॉर्मेलिटी का। तो सभी फार्मूला जितना हम लोग क्रिएट किए, सभी फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आंकी प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम हर एक जितना आज तक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सब पर हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे।
एक क्वेश्चन हम बताएंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आप बनाइएगा। फिर इसी तरह से सब फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल हम आपके बीच लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज आपको इतना ही। थैंक यू।